जैसे हम दुनिया के अलग अलग देशों को, अलग अलग समूहों को एक साथ आकर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना कि अपने पड़ोसी से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हुए, और थोड़ा दूर के घर वाला कोई है तो उसके यहाँ जाके हम लोग चाय नाश्ता करते हैं। तो हमारी भी जो अब तक 15 अगस्त 1947 से लेकर स्वतंत्र भारत में और रिपब्लिक बनने के बाद भी हमारी जो रणनीति रही वो कुछ वही रही। शायद यही वजह रही कि हमारा अपना जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, जिसका मानचित्र आप लोगों के सामने दिख रहा है, उधर हमने उस तरह से बहुत कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं की गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन मंचों को मजबूत करने की कोशिश की, उस कोशिश को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही और विशेष करके जिसको हम कहें, जिसका जिक्र करना जरूरी है, तब शायद समझ में आएगा कि हम किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। एक जो टेररिज्म था, विशेष करके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, उसकी वजह से इस पूरे के पूरे जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, उसका जो एक कोऑपरेशन होना चाहिए था, उसका जो तालमेल होना चाहिए था, उसके बीच में जो कल्चरल, इकोनॉमिक जो रिलेशन होने चाहिए थे, जो कोऑपरेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और आज तो कई बार ये भी लगता है कि क्या हम जिस चर्चा को हम कर रहे हैं उसको हम कभी बहुत मूर्त रूप में आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे क्या। कमाल की बात ये कि जिस समय हम बात कर रहे हैं, हमारे तुरंत बगल के देश में जो हमारा ही एक हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश बना, और वहां पर अभी हमने देखा कि किस तरह से तख्ता पलट हो जाता है। अब जाहिर है, आप कुछ भी कहें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें, ढेर सारी उम्मीदें करें, हम लोग ढेर सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव और एकेडमिक डिस्कशंस करते रहें, लेकिन अगर जो नेशन स्टेट हेड्स हैं, अगर उनके बीच में बातचीत की स्थिति नहीं होगी, अगर वहां किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं होगा, तो आप किसी तरह के रिप्रेजेंटेटिव और कुछ विश्वविद्यालयों में इस तरह की चर्चा, कुछ मंचों पर इस तरह की चर्चा, उससे बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो एक बहुत, जिसको कहें कि मैसेज के तौर पर बहुत स्ट्रांग मैसेज था। उन्होंने कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे शपथ ग्रहण समारोह के समय उपस्थित रहेंगे। बहुत छोटी सी लाइन थी, बहुत सामान्य सी बात थी, और ये एक परंपरा के तौर पर भी, और इसको हम कहें, जिसको हम कहते हैं कि हमारे घर के बगल वाला जो है वो सबसे पहले हमारे लिए आ सकता है। ये समस्या हमारी आपकी भी, फ्लैट में रहते हैं हम लोग भी थोड़ा सा अपने अगल बगल वालों को देखना भूल गए हैं, तो सिर्फ बड़ी बड़ी चर्चाओं में नहीं, अपने अगल बगल भी देखा कीजिए, अपना भी पड़ोसी ठीक रहे, घर गांव में भी, वो भी बड़ा जरूरी है। हमने उन संदर्भों को फिर से नए सिरे से रिविजिट करना शुरू किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा टर्मोइल, सबसे ज्यादा अलग अलग देशों में, जिसको हम कहें कि पॉलिटिकल, जो राजनीतिक अस्थिरता रही, उसको हमने देखा। हमारी एक बड़ी समस्या देश के तौर पर क्या है कि हमारे बगल में पाकिस्तान जैसा एक देश है जहां टेररिज्म की एक मुश्किल है, तो दूसरी तरफ एक देश ऐसा है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी के तौर पर देखा जाता है, जो चाइना है। संयोगवश हमने थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा सा हिच करते हुए, कुछ चीजों पर आगे पीछे जाते हुए, अभी हम फिर से उनके साथ कुछ रिश्ते बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि उससे हमें क्या हासिल होना है, तो एक तो ये है कि वो बड़ा देश है, हम भी बड़े देश हैं, वो भी बड़ी सभ्यता है, हम भी बड़ी सभ्यता है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर तो चलना होगा। वहां चूंकि वन पार्टी रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डिक्टेटरशिप जैसी है, जिसको वो कहते हैं कि वन पार्टी डेमोक्रेसी, नया टर्म उन्होंने कॉइन कर दिया। उन्होंने कहा वेस्ट की अलग डेमोक्रेसी है, हमारी अलग डेमोक्रेसी है, तो वो खैर अलग विषय हो गया। लेकिन अब इससे क्या है कि जिस साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करते हैं, वहां हम जिन चीजों पर ज्यादा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम थोड़ा सा संभालने की स्थिति में आ सकते हैं। अभी जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, उसने एक बड़ी, जो हमारे पक्ष में जो कहें कि एक एडवांटेज इंडिया हो गया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस भले भी वहां हैं, लेकिन अब वहां सत्ता परिवर्तन होने से भारत के पक्ष की चीजें भी थोड़ा प्रभावी तरीके से हम रख पाएंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम भारत के और इस हिमालयन हिंद जो राष्ट्र समूह है इसकी बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर हम ये देखें तो हम लोग 200 करोड़ से बड़ा, यानी 140 करोड़ तो हमसे भारत के लोग, और कहते हैं कि भारत का बाजार, इंडियन मार्केट, वो कैसे गवर्न करेगा। हम अगर इस मार्केट को देखें तो 200-225 करोड़ लोग इस पूरे भूखंड में, क्षेत्र में रहते हैं, यानी दुनिया की आबादी का लगभग 25 से 30% हम अकेले हैं, अगर आप इसको इस तरह से देखें। और हम दुनिया के बाजार बने हुए,
तो अगर इन देशों के लिहाज से देखें तो इनको सबसे आसानी से भारत से वो सारी चीजें मिल सकती हैं। और मैं एक संदर्भ का जिक्र जरूर करूंगा, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये संदर्भ यहां कहना चाहिए कि नहीं। जब अभी पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा था, 300-400 रुपया किलो हो गया था, कतारें लगी हुई थी, तो आपको लगे कहां मैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहा था, कहां पाकिस्तान का आटा आ गया। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा होता तो हमारे पास जो अतिरिक्त गेहूं होता है हम उसको पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। आदरणीय इंद्रेश जी आ गए, उनको मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। हाँ, नमस्कार। हमारे आदरणीय मार्गदर्शन माननीय इंद्रेश कुमार भाई साहब की उपस्थिति दी हुई है, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाई साहब। अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया भाई साहब का स्वागत करें। धन्यवाद आदरणीय माननीय भाई साहब श्री इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय स्वराज जागरण के मार्गदर्शन। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मंच अब पूरी तरह से भरा पूरा हो गया है, तो अब जो है ये जो हम लोग साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत के रिश्तों को कह रहे हैं, वो भी अब भरा पूरा होने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन कौन से ऐसे फ्रंट हैं जिस पर हमारे और इन देशों के बीच में सहयोग हो सकता है? तो अभी मैं कह रहा था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होती है, तो मैंने कहा पाकिस्तान में आटा नहीं मिलता है। अब सोचिए उसको आटे के चक्कर में आतंकवादी पैदा करना पड़ रहा है। अब ये थोड़ा इसको समझिए कि आटे के चक्कर में आतंकवादी पैदा करना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक रिश्ते नहीं रखता है, वो आतंकवादी वाले रिश्ते रखता है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि उसे दुनिया के उन देशों से जो मदद मिलती है वो इसी शर्त पर मिलती है कि यहाँ डिस्टेबलाइज करेंगे, वो अस्थिरता करेंगे, स्थिरता के लिए नहीं मिलती। जाहिर है जब कोई आपके पड़ोसी को कुछ देगा तो नियत यही होगी कि आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए। अभी हमारा मणिपुर का जो हिस्सा जल रहा है, अब कई लोग कहते हैं, और मैं एक एक करके आऊंगा तो फिर उस तरफ भी मैं आ जाऊंगा, म्यांमार में जो कुछ हो रहा है और जो दुनिया का ड्रग कार्टेल है उसका जो ट्रायंगल बनता है, उसकी वजह से मणिपुर के 2 जनजातीय समूहों की समस्या इतनी बड़ी हो गई। और उसमें जो फॉरेन हैंड्स हैं, एक्सटर्नल जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि विदेशी साजिशें हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो इसी वजह से सफल हो जाती हैं, या कहें कि ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अपने आसपास के देशों के साथ रिश्ते उतने बेहतर नहीं हो पाए। लेकिन भारत ने बहुत रणनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक जिसको कहते हैं कि बेहतर पॉलिसीज के जरिए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, यहां तक कि अफगानिस्तान भी, जिस अफगानिस्तान में लगता था जिस दिन वहां से अमेरिकी सेनाएं गई और ISI के जो हेड थे वो वहां नजर आए, तो लगा कि भारत के रिश्ते इस देश के साथ हो सकते हैं क्या। लेकिन चाहे पहले की सरकारें रही हो, या इसके पहले की UPA की सरकार रही हो, या वहां का जो संसद भवन है वही UPA के शासनकाल में बना था, और फिर उसके बाद चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, हमने अफगानिस्तान के साथ जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट है, जो लोगों के रिश्ते हैं और उस देश को जो मदद करना है, उसको हमने कभी रोका नहीं। अभी भी हम उनको गेहूं और दूसरी ऐसी चीजें उनको मदद करते हैं। जब श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आ गई, तो चाहे उनकी तेल की आपूर्ति हो, चाहे उनके जो दूसरे तरह के जो मदद की चीजें हो, वो हमने किया। अब ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्यों बहुत जरूरी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने, उनसे पूछा गया कि भाई आपके पड़ोसी देश में तो दिक्कत है, तो उन्होंने कहा हमारा पड़ोसी बहुत दरिद्र रहेगा तो हम बहुत सुखी तो नहीं रह सकते। तो भारत अगर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो उसको बहुत जरूरी है कि जो सार्क का पुराना ट्रेड एग्रीमेंट है
जो आसियान का पुराना इकोनॉमिक टाई अप है, या जो नया जो BBIN बना है, जो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल का जो ट्रेड कॉरिडोर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बेहतर तरीके से कर पाए, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तौर पर। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि भारत की अगर स्थिति इन देशों के साथ बेहतर होगी तो वो एक वजह सिर्फ है, और वो वजह है हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर। उसके इर्द गिर्द हम लोग सब कुछ देखते हैं। आज अगर भारत की स्थिति इतनी तेजी में बेहतर हो रही है और इकोनॉमिक फ्रंट पर इतने बेहतर हो रहे हैं, तो बिना किसी हिचक के मैं कहूंगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 22 जनवरी 2024 को हुआ, प्राण प्रतिष्ठा होती है, आज अभी उत्तर प्रदेश दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या भारत के लोग वही लोग आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग इस कल्चरल रेनेसांस को देखने के लिए आ रहे हैं, हमारी जो ताकत है उसको देखने आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट आपके लिए जरूरी है, लेकिन उसकी बुनियाद हमेशा कल्चरल रिलेशन होगा। उसको आप कल्चरल एक्सचेंज कह लीजिए, कल्चरल टाई अप कह लीजिए, और उसकी बुनियाद में हमारी जो संस्कृति है उसका एक अभी ताजा उदाहरण देखने को मिला, जब गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहां आए, और एक छोटा सा उन्होंने हंसते हुए कहा कि अभी मैंने अपना जेनेटिक टेस्ट कराया था, DNA टेस्ट कराया था, तो उस टेस्ट में क्या निकला? तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंडियन हूं, हमारा जो DNA है वो इंडियन है, और शायद यही वजह है कि जब मैं इंडियन म्यूजिक सुनता हूं तो मैं डांस करने लगता हूं। ये जो इंडियन म्यूजिक सुनते हुए डांस करने की जो उनकी बात थी, या जो अमिताभ बच्चन या हमारे दूसरे कलाकारों की फिल्में जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वहां इतनी लोकप्रिय होती है, उसका मूल क्या है? हम एक तरह से रहते हैं, एक तरह से हंसते बोलते हैं, एक तरह से हमारा जो कहते हैं जो हमारी बनावट है, हम दिखते हैं एक जैसे हैं। और एक और बात मैं कहूं, हमारी भाषा भी बहुत हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी इतना बड़ा भूखंड नहीं होगा। हम चूंकि बार बार या तो वेस्टर्न को देखते हैं या यूरोपियन जो मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट, उसको हम देखते हैं, तो शायद हम उस बात को समझ नहीं पाते, और इसीलिए कई बार जो भारतीय उपमहाद्वीप की ताकत है उसको हम नहीं पहचानते। आज के समय में भारत चूंकि लीडरशिप पोजीशन पर है, भारत ने कई ऐसे इनोवेशन किए हैं। अभी दुनिया के सिर्फ 5 देश हैं जो जिसको हम कहें कि सेमीकंडक्टर बनाने की स्थिति में आ गए, और जब कोविड हुआ तो चाइना और ताइवान से सब आना बंद हो गया, तो आपकी गाड़ियों की लाइन लग गई, आपकी लैपटॉप की वेटिंग बढ़ गई, आपकी मोबाइल की वेटिंग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दुनिया के उन देशों के अलावा हम कहां से लेकर आते। आज भारत ने वो स्थिति एक हासिल की है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये सारे देश पश्चिम के देशों की तरफ जाएं, चाइना की तरफ जाएं, ताइवान की तरफ जाएं, या भारत की तरफ आएं। भारत का जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ इतना भर नहीं कि हमें मजबूत करेगा, अगर ये आत्मनिर्भर भारत बेहतर हुआ तो दुनिया में लोकतंत्र का इस देश से बाहर एक समूह के तौर पर, बड़े मॉडल के तौर पर विकसित होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट लेस सोसाइटी का बड़ा उदाहरण हम बन सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर हमारा और पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, एक जिसको हम बार बार कहते हैं कि एक टेररिज्म की वजह से एक दूसरा जो हमसे कट कर गया है तो उसकी अपनी बुनियाद है, अगर वो नहीं हो तो शायद हम कई जो कहते हैं कि बहुत कठिन हमें अवसर लगते हैं, उन अवसरों को हम बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। एक और जरूरी बात है आज के समय में, तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे और उनके बीच में एक और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। हम कल्चरल एक्सचेंज करें, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें। सबसे जरूरी है कि आज की जो न्यू एज है, जो मॉडर्न जनरेशन है, जिसको हम कहते हैं कि आने वाले समय में जैसे 20 साल 30 साल पहले कंप्यूटर कोर्सेज चलते थे और लगता था कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता है वो थोड़ा कुछ कम पढ़ा लिखा है, आने वाले समय में वो स्थिति होने वाली है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, दूसरे पैरामीटर्स पर हम दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज से कहीं पीछे हो सकते हैं, कहीं थोड़ा सा लैग कर सकते हैं, कहीं थोड़ी सी हमारी रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन इस मोर्चे पर हमने पिछले 10 साल में दुनिया के हर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज यहां आते हैं, और अभी मैं बीच में मुंबई जा रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट पर था, तो एक कोई जर्मन लेडी रही होंगी, वो चेंज दे रही थी वहां चायोस के शॉप पर। तो हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं। तो जब उन्होंने करके दिखाया तो उनके लिए वो बहुत, जिसको कहते हैं ना कि यूरेका मोमेंट जैसा था। जब हमने ये वैक्सीन मैत्री की तो दुनिया के कई देशों में और अमेरिका में भी, ये तो बाकायदा वहां जिक्र हुआ इस बात का कि उन्हें रेस्टोरेंट में भी कागज लेकर जाना पड़ता था क्योंकि अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना है। हमें ऐसा कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कोई कागज लेकर, ये मैं क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि जब हम भारत की इन देशों के साथ रिश्तों की बात करेंगे तो हम किसी को दे क्या सकते हैं या किसी से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसके बिना कोई रिश्ता बनता नहीं। लेन देन के बिना कोई रिश्ता दुनिया का नहीं बनता है। ये संत भाव में कोई रिश्ता नहीं बनता है कि हम कहेंगे कि हमारे साथ आइए बैठिए हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो हमारे पास देने के लिए क्या क्या है, तो कल्चरल जो हमारी ताकत है वो हम देने की स्थिति में है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा तो हमारा जो बढ़ना है वो उनकी ताकत को बढ़ाएगा। और जो सबसे जरूरी है, जिसको हम कहते हैं लोगों की लाइफस्टाइल को बेटर करने वाला, लोगों को सही मायने में विकसित जीवन पद्धति देने वाला, वो है डिजिटल जो एडवांसमेंट है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि अब आने वाले समय में सब कुछ डिजिटल एरा में चला जाएगा। काफी हद तक हम पहुंच चुके हैं। अब जरा आप कल्पना कीजिए, अगर वैक्सीन मैत्री जैसी चीज नहीं होती, भारत जैसा देश नहीं होता जो 140 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है, जिसकी आबादी है, और वो फाइजर या दूसरी जो जॉनसन एंड जॉनसन या दूसरी जो ऐसी कंपनियां हैं उनके यहां कतार लगाकर वैक्सीन के लिए खड़ा होता तो क्या होता। तब हम अपने लिए तो मुसीबत बनते ही बनते, और जब 140-42 करोड़ के देश में ऐसी मुश्किल होगी तो दूसरों के लिए भी हम ये मुसीबत बनते। यानी हमारा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज है, हमारा जो डिजिटल एडवांसमेंट है, वो हमारे जो रोज की लाइफस्टाइल है, रोज का जीवन स्तर है, उसको बेहतर करता है। अब समस्या बड़ी है क्योंकि हम इतने बड़े हैं, सबको ये लगता है कि भाई बड़ा भाई है, हम बड़ा भाई माने क्यों। कभी कोई मान लेता है, कभी कहता है कि हमारे दबाने की कोशिश हो रही। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है। और मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी यहां सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी कहा था, और तब उस वक्त इमरान खान का भी मुझे वो भाषण याद है, अब तो खैर वो भी नहीं रहे वहां उस तरह से, तो उन्होंने कहा था कि हम गरीबी से लड़े, आपस में क्यों लड़ते हैं। बातें उन दोनों की अभी भी सही है, भले ही स्थितियां बदल गई हो, लेकिन बातें अभी भी सही है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इतनी अनइवन इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इस पूरे एरिया में। देश के भीतर तो है ही, जो अलग अलग देश है उनके जो आपस में कंपैरिजन करें तो वो चार्ट आपको बहुत भारी अंतर दिखाता है। इसलिए भी जरूरी है कि इनके बीच में कोऑपरेशन बेहतर हो और हम एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे बढ़ा पाए। जाहिर है लीडिंग पोजीशन पर भारत है तो उसको ही आगे बढ़ना होगा। और जो सबसे बड़ी चीज है कि भारत के पास समुद्र भी है, भारत के पास लैंड एरिया भी है, भारत के पास कनेक्टिविटी भी है, भारत के पास स्ट्रेंथ है, भारत के पास पुराना वाला ट्रेड रूट भी है। और हम अब उसको, जिसको कहते हैं कि आज के संदर्भों में अगर इन देशों के साथ उसको लागू कर पाए तो हम उसकी बेहतरी। BBIN एक कॉरिडोर हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 2015 में जो एग्रीमेंट होने शुरू हुए, ठीक है अभी वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, थोड़ी अस्थिरता है, थोड़ा हमें नहीं लगता कि हम किस तरह से काम करेंगे, लेकिन हमारे उसके बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो बहुत हद तक हमने ठीक किए। हमारे उसके बीच में जो एक दूसरे के साथ जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट बढ़ाना, वो हमने किया। अब स्थितियां बदली है तो उसको फिर से ठीक करेंगे। मालदीव के साथ जो हमने बेहतर तरीके से बातचीत किया, और अभी जो वहां लगता था एक जिसको कहें कि भारत को बाहर निकालकर जो वहां की पूरी कैंपेन चलती थी, उसको हमने ठीक करने का काम किया। श्रीलंका में जहां लगता था कि क्या चाइनीज डोमिनेंस होगा, और देखिए दुनिया में कोई भी मॉडल होगा उसके मूल में तो डेमोक्रेसी होगी, और जब डेमोक्रेसी की बात होगी तो अमेरिकन डेमोक्रेसी से पहले इंडियन डेमोक्रेसी की बात इसलिए होगी क्योंकि ये बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये उन एस्पिरेशंस का प्रतिनिधित्व करता है, उनको आगे लेकर जाता है जिनको दुनिया देख रही कि ये अगर ठीक नहीं रहेंगे तो शायद दुनिया के लिए ठीक रहना संभव नहीं होगा। भारत इसीलिए अभी लगातार उसने अपनी क्रेडिट लाइन खोली, श्रीलंका के लिए खोली, नेपाल के लिए खोली। नेपाल के साथ तो पहली बार ये हुआ है, उनके साथ एक बड़ा एग्रीमेंट किया, और चूंकि भारत इंटरनेशनल हेड है उसने उसको इनिशिएट किया। अब आप सोचिए जो काम विकसित देशों से हम उम्मीद कर रहे थे, भारत उसको करता हुआ दिख रहा है। और अगर उसमें उसके ये सहयोगी देश या साथ के देश, या जिसको नरेंद्र मोदी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, जो पड़ोसी देश है वो उसके साथ आ जाए तो वो ताकत कितनी बड़ी होगी। और उन मंचों पर हमारी बार्गेन करने की, यानी जिसको कहते हैं किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर अपने आप को बेहतर तरीके से रखने की स्थिति कितनी बेहतर हो जाएगी। अब अगर मोटा मोटा कहें तो भारत ने अभी पिछले कुछ समय में जो लगातार, चाहे बांग्लादेश को $8 बिलियन हो, श्रीलंका को $4 बिलियन हो, इनको लगातार इस तरह के जो क्रेडिट लाइन है, अलग अलग तरीके की मदद है वो दी है। अब सवाल यह है कि इससे आगे क्या, हमें किस तरह की चीज, क्योंकि कई बार होता है तो हम लोग भी कंफ्यूजन में होते हैं। और मैं एक चीज मानता हूं कि ये क्रिकेट खेल लेने से और कुछ कर देने से इससे बहुत भला नहीं होने वाला। जब हम इकोनॉमिक टाइज के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस को शुरू करेंगे और हमारी जो डिजिटल एडवांसमेंट है उसका लाभ